नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज खान आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार फिर आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यूज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये एमसीक्यूज न केवल सीजीपीएससी प्री के लिए बल्कि व्यापम और अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उड़ान एस एकेडमी ने विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए फिर से अपने न्यू ब्रांच सिटी प्लाजा ब्रांच में 2 बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहली बैच 5 मई को स्टार्ट की जाएगी, जो मॉर्निंग की बैच होगी 7:30 से 10:30। ये फुल इंग्लिश मीडियम बैच होगी और फाउंडेशन बैच होगी प्री प्लस मेंस की। और न केवल ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन और साथ में रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बैच होगी वो अंडर ग्रेजुएशन बैच है। ये उन बच्चों के लिए है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है और वो अपने ग्रेजुएशन के साथ सीजीपीएससी तैयारी करना चाहते हैं। ये भी प्री प्लस मेंस की फाउंडेशन बैच होगी और ये भी तीनों मोड पर ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड तीनों आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, कोर्स की अवधि 2.5 वर्ष की। यह बैच स्टार्ट की जाएगी 10 मई से और समय होगा 5:30 से 8 का। और यह भी हमारे न्यू ब्रांच सिटी प्लाजा ब्रांच में स्टार्ट की जाएगी। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं और सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा अवसर है कि अपने ग्रेजुएशन के दौरान सीजीपीएससी की तैयारी करें और जैसे ही उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो वो एक अच्छे स्तर पर रहें ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो एग्जाम को क्रैक कर सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें ग्रेनाइट एवं नीस की बनी होती है, जिसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक है। यहाँ पर पहली ये जो लाइन कह रहा है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की बनी हुई है, जबकि ये गलत है। ग्रेनाइट और नीस पाई जाती है आर्कियन क्रम की चट्टान में, विंध्यन चट्टानों में ये नहीं पाया जाता। विंध्यन चट्टानों में मुख्य रूप से चूना पत्थर, डोलोमाइट, ठीक है, संगमरमर जैसे खनिजें पाई जाती हैं। तो ये लाइन गलत हो जा रहा है। लेकिन उसके बाद की लाइन जो कह रहे हैं कि इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है, तो ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टान मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलती है, जिसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक है। तो ये सेकंड, ये यहां से ये सही है, लेकिन ये गलत हो जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि विंध्यन क्रम में पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खान पाई जाती है। तो विंध्यन क्रम की चट्टान के अंतर्गत किम्बरलाइट चट्टानों की नसों में या कह सकते हैं नलियों में, मैं फिर कह रहा हूं, विंध्यन क्रम की चट्टान के अंतर्गत किम्बरलाइट चट्टानों की नसों या नलियों में क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है। और यहां पर हीरे की प्रसिद्ध खानों में पन्ना और गोलकुंडा की, आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा और मध्य प्रदेश के पन्ना की खान सबसे इंपॉर्टेंट खान है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पन्ना, जहां पे कहा जाता है कि 80 से 90% हीरा पाया जाएगा कुल हीरे का। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। विंध्यन क्रम में पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खान पाई जाती है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सिर्फ और सिर्फ केवल 2, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा की सहायक नदियों का सही अनुक्रम है? तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर सहायक नदियों की बात करें, देखिए गंगा की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदी और बात करते हैं दाईं ओर से आने वाली सहायक नदी। तो बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में सबसे पहली राम गंगा, दूसरी गोमती, उसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी और सबसे लास्ट है महानंदा नदी। जबकि दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में मुख्य रूप से यमुना, सोन और दामोदर नदी, जनरली ये हम पढ़ते हैं, इसी को पढ़ते हैं। तो गंगा की बाईं ओर से आने वाली सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा नदी और सबसे आखिरी सहायक नदी महानंदा नदी। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम देखा जाए तो रामगंगा तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, यानी कि गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले ही ऑप्शन में से सही जवाब दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही जवाब होगा कि गंगा की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये 5 सहायक नदी हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भाग का औसत तापमान 15 से 20 डिग्री के मध्य रहता है। इसके कारण उच्च वायु दाब का विकास होता है।
याद रखिएगा, बात हो रही है शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी भाग का औसत तापमान बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। कम से कम 3 से 5 डिग्री हम टेम्परेचर एज्यूम करते हैं कि 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर ठंडी के मौसम में यहाँ का गिर जाता है, जिसके कारण उच्च वायु दाब। देखिए याद रखिएगा, लो टेम्परेचर होने पर हाई प्रेशर होता है, लेकिन ये कहना कि 15 से 20 डिग्री के मध्य, तो इससे भी क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है तो उच्च दाब का विकास तो होता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि इसका टेम्परेचर 15 से 20, ये गलत हो जाएगा आपका। तो पहला स्टेटमेंट ओवरऑल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि बात हो रही है किसकी, पश्चिमी राजस्थान की। तो पश्चिमी राजस्थान में ठंडी के मौसम में तापमान बहुत कम होता है और वहीं पे गर्मी के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेत है, रेत गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और ठंडी के मौसम में बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि शीत ऋतु में भूमध्य सागर से उत्पन्न शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व की ओर चलते हुए उत्तर भारत में पहुंचते हैं, जिसे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो बेसिकली अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ कहां पर उत्पन्न होते हैं, तो क्या बताएंगे, भूमध्य सागर में। पश्चिमी विक्षोभ क्या कहना चाहिए, शीत ऋतु में भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, किसकी वजह से, सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण। सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण, और न केवल सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण बल्कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण। याद रखिएगा, अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ तकनीकी रूप से एक शीतोष्ण चक्रवात है। क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ शीतोष्ण चक्रवात। अभी बात नहीं करेंगे शीतोष्ण चक्रवात क्या होता है। याद रखिएगा, अगर चक्रवात की बात करें तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण चक्रवात और एक होते हैं शीतोष्ण चक्रवात। तो यहां पर जो शीतोष्ण चक्रवात है, मतलब यहां पे जो दूसरा वाला शीतोष्ण चक्रवात है, ठीक है, नॉर्मली समझिएगा कि गर्म प्रदेश में जो चक्रवात आएगी वो उष्ण चक्रवात होगी और ठंडे प्रदेश में जो चक्रवात आएगी वो शीतोष्ण चक्रवात होगी। तो बेसिकली पश्चिमी विक्षोभ तकनीकी रूप से एक प्रकार का शीतोष्ण चक्रवात है, जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण भूमध्य सागर पे लो प्रेशर का निर्माण होता है, जिसे भरने के लिए, इस भूमध्य सागर के लो प्रेशर को भरने के लिए यूरोप से ठंडी और सहारा से गर्म हवाएं चलती हैं, जो यहाँ पर यानी भूमध्य सागर में एक वाताग्र का निर्माण करती है। इस वाताग्र को ही हम क्या कहते हैं, शीतोष्ण चक्रवात। तो क्या कह रहा है कि शीत ऋतु में भूमध्य सागर से उत्पन्न शीतोष्ण चक्रवात पूर्व की ओर चलते हुए उत्तर भारत में पहुंचती है। बिल्कुल उत्तर भारत में पहुंचेगी, और उत्तर भारत में याद रखिएगा, उत्तर भारत में ये 3 जगहों पे क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। हिमालय के क्षेत्र में ये करवाएगी हिमपात यानी स्नोफॉल, मध्यवर्ती मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक रिमझिम बारिश करवाएगी, और पश्चिमी विक्षोभ में पश्चिमी राजस्थान में ये वर्षा करवाएगी, जिसे हम मावट कहते हैं। ठीक, तो स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। दूसरा सही है यानी ऑप्शन में बी आपका सही जवाब होगा, केवल 2। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मृदा संरक्षण के लिए, यानी मृदा संरक्षण का मतलब होता है मृदा अपरदन को रोकना। मृदा संरक्षण का मतलब होता है कि कैसे हम मृदा को प्रोटेक्ट करें, तो मृदा को अपरदित होने से रोकिए। तो मृदा अपरदन को रोकने के उपायों की अगर बात करें तो मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त कारकों पर विचार करिए। सबसे पहला, गहन कृषि अपनाना। तो गहन कृषि का मतलब क्या होता है, गहन कृषि का मतलब होता है कि कम जमीन पर अधिक पूंजी लगाकर, अधिक श्रम लगाकर और अधिक रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करके उत्पादन को क्या करना, बढ़ाना। उत्पादन को क्या करना, बढ़ाना। पैसा लगे तो अधिक लगाइए, जितना मेहनत लगे लगाइए, जितना रासायनिक उर्वरक डालना है डालिए, लेकिन उत्पादन क्या लीजिए, ज्यादा लीजिए। यह है गहन कृषि। तो अगर आप देख रहे हैं कि रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाएगा तो मृदा में अपरदन होगा या मृदा संरक्षण कैसे होगा, मृदा को कैसे बचाया जाएगा अगर रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक इस्तेमाल होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, स्प्रिंकल एवं ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना। स्प्रिंकल मतलब फव्वारा सिंचाई और ड्रिप मतलब टपक सिंचाई। ठीक, तो अगर स्प्रिंकलर और टपक सिंचाई की बात करें तो इसमें हम पानी उतना ही दे रहे हैं जितना जरूरत है, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक सिंचाई से मृदा अपरदन की समस्या देखने को मिलती है। अत्यधिक सिंचाई करने से मृदा अपरदित होती है, तो ये यहाँ पर नहीं है। तो स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई
ठीक है, मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त कारक हैं। इसके अलावा जैव खादों का अधिकाधिक प्रयोग, याद रखिएगा रासायनिक खाद की जगह अगर आप जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो वो मृदा को क्या करेगा, संरक्षित करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन में बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर भारत के उत्तरी मैदानों में नहरी सिंचाई सबसे अधिक है क्योंकि। यहाँ पर बात हो रही है नहरी सिंचाई, मतलब नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई हो रही है कहां पर, उत्तरी मैदानों में। जिसके कारणों की अगर बात करें तो मृदा उपजाऊ है, ये इंपॉर्टेंट कारण नहीं है, मतलब कारण ही नहीं है कि नहरें उत्तर मैदानों में यानी उत्तर भारत में अधिक है, इसका कारण मिट्टी का उपजाऊ होना है, ये नहीं है। दूसरा, भूमिगत जल स्तर का उच्च होना, नदियां बहती है, ठीक है, भूमि जल स्तर का उच्च है, लेकिन इससे नहरों में कोई विशेष लाभ नहीं होता। हाँ, तीसरा, नहरों के स्रोत 12मासी नदियां होते हैं। नहरें वहां बनाई जाती है जहां की नदियां कैसी होती है, 12मासी होती है, यानी 12 महीने नदियों में क्या रहता है, पानी रहता है। यानी कि बात कौन सी नदी की हो रही है, सदानीरा। और सदानीरा नदी कहाँ की होती है, हिमालय की होती है। हिमालय की नदियों को, क्योंकि हिमालय की नदियों को न केवल वर्षा का जल प्राप्त होता है बल्कि इनके खुद का बर्फ के पिघलने से इनको जल की आपूर्ति होती है। तो वर्षा और बर्फ दोनों ही इनके स्रोत होने की वजह से हिमालयी नदियां कैसी होती है, सदानीरा होती है, यानी 12मासी होती है। इसलिए हिमालय की नदियों पे नहरों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो नहरों का स्रोत 12मासी नदियां हैं, जो कि कहां से होती है, हिमालय, और हिमालय से लगा हुआ उत्तर भारत का मैदान, इसलिए सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई जो है वो उत्तर भारत में होती है। ऑप्शन में सी आपको क्या हो जाए, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां समुच्चय आवश्यक है। बात यहाँ पे गेहूं की एक अच्छी खेती की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गेहूं की फसल जो है वो रबी की फसल है, और रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में क्या की जाती है, काटी जाती है। तो अक्टूबर नवंबर की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में ना ही उतनी ज्यादा ठंडी पड़ती है और ना ही उतनी ज्यादा क्या होती है, गर्मी। गर्मी का समय अप्रैल मई का होता है और ठंडी का समय होता है दिसंबर जनवरी का। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो होता है वो मीडियम होता है। उच्च तापमान ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उच्च तापमान गर्मी के मौसम का होता है और जो अक्टूबर नवंबर होती है वो गर्मी का मौसम नहीं होता। निम्न तापमान की बात करें तो ठंडी का मौसम भी, मैंने कहा ठंडी का मौसम सबसे ज्यादा ठंडी दिसंबर और जनवरी में लगती है, और बात हो रही है रबी की फसल के उगाने की अक्टूबर नवंबर में। तो निम्न तापमान भी नहीं, मध्यम तापमान इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा जब ये क्लियर हो चुका है कि मध्यम तापमान, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वर्षा की बात करें तो गेहूं की फसल के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है, जो कि वर्षा में नॉर्मल वर्षा होती है। जहां पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी तो अधिक वर्षा की कैटेगरी में, और कम होगी तो कम वर्षा। लेकिन ये जो वर्षा है वो मध्यम वर्षा देखी जाती है, भारी वर्षा नहीं, क्योंकि धान के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता हो सकती है या होती है। मध्यम वर्षा दोनों में निम्न वर्षा नहीं। निम्न वर्षा मतलब बहुत कम वर्षा, अगर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी तो वहां पे गेहूं की फसल नहीं होगी। गेहूं के लिए 75 या 75 से लेकर 100 तक की वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी मध्यम वर्षा। तो यहां पर आप देखिए गेहूं की अच्छी खेती के लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा आवश्यक होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतट खंड, यानी रावा अपतटीय तेल क्षेत्र की अगर हम बात करें अवस्थित है। याद रखिएगा हमारे भारत में ये जो आपकी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के अपतटीय क्षेत्र में, बाहर अपतटीय क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा, रावा अपतटीय तेल क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो कृष्णा गोदावरी के अपतटीय क्षेत्र में, यानी तट के बाहर के अपतटीय क्षेत्र में एक नया तेल क्षेत्र खोजा गया जिसका नाम है रावा अपतटीय तेल क्षेत्र। अब तट का मतलब होता है तट के बाहर का क्षेत्र। ये जो तेल क्षेत्र होते हैं वो स्थलों पे नहीं बल्कि कहां पर देखने को मिलते हैं, समुद्र में देखने को मिलते हैं। और समुद्र वाले क्षेत्र को, तट के बाहर वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अपतट या अपतटीय क्षेत्र। तो कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा के बाहर वाला अपतटीय क्षेत्र है वहां पर एक नए तेल क्षेत्र की खोज की गई है जिसका नाम है रावा अपतटीय तेल क्षेत्र। तो बाकी ऑप्शन महानदी द्रोणी ये गलत, कावेरी द्रोणी, पाला पेन्नार द्रोणी ये गलत हो जाएगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट, भारत में कोयला निक्षेप मुख्य रूप से गोंडवाना और
टर्शियरी काल के शैल क्रमों में पाया जाता है। आपको बता दूं कि कोयला जो है वो मुख्य रूप से दो चट्टानों में पाया जाता है, गोंडवाना चट्टान और एक टर्शियरी चट्टान। याद रखिएगा, चट्टानों की अगर बात करें तो भारत में चट्टानें चार प्रकार से बांटी गई है। पहला प्राथमिक चट्टान, दूसरा द्वितीयक चट्टान, तृतीयक चट्टान और चतुर्थी चट्टान। यहां पे बात समझिएगा, प्राथमिक चट्टान में आपकी आर्कियन चट्टान आती है, प्राथमिक चट्टान में आर्कियन रॉक, द्वितीयक चट्टान में आप बता दीजिएगा धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन। और बता दूं कि तृतीयक चट्टान जिसको हम क्या कह रहे हैं, टर्शियरी चट्टान कहते हैं, और चतुर्थी चट्टान जिसको हम क्वाटरनरी चट्टान कहते हैं। यहाँ पे टर्शियरी चट्टान में हिमालय के निर्माण के दौरान बनी चट्टानें शामिल हैं, और जो चतुर्थी या क्वाटरनरी चट्टान है ये भारत में जितनी भी मैदानी संरचनाएं हैं वो चतुर्थी चट्टान के अंतर्गत आती है। सवाल क्या है, यहाँ पे बात कोयला पाए जाने की है, तो याद रखिएगा ये वो द्वितीयक चट्टान के अंतर्गत कौन सी चट्टान है, गोंडवाना चट्टान, और तृतीयक चट्टान जिसको हम टर्शियरी कहते हैं जो हिमालय निर्माण के दौरान बनी, इसमें भी क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है। लेकिन जो गोंडवाना कोयला है वो भारत के कुल कोयले का 98% है, और सिर्फ 2% कोयला जो है वो संचय है कौन से, टर्शियरी चट्टानों में। तो 98% कोयला गोंडवाना चट्टानों में और 2% कोयला जो है वो टर्शियरी चट्टानों में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत में 10% से कम कोयला निक्षेप बिटुमिनस प्रकार का है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोयला को कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक है आपका एंथ्रेसाइट, दूसरा है आपका बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा हो गया पीट। तो यहां पर एंथ्रेसाइट जो सबसे हाई क्वालिटी कोयला होता है, लेकिन भंडारण बहुत कम, सिर्फ जम्मू कश्मीर में। बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो न केवल भारत में बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयला है। भारत में इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में, मतलब भारत में लगभग 80% से ज्यादा कोयला बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। मैं फिर कह रहा हूं 80% से अधिक कोयला बिटुमिनस प्रकार कोयला है भारत में, और विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कोयला कौन सा है, बिटुमिनस। लिग्नाइट की मात्रा बहुत कम, पीट की मात्रा बहुत कम, एंथ्रेसाइट की मात्रा बहुत कम। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयला बिटुमिनस प्रकार का, और ये कहना कि भारत में सिर्फ 10% कोयला बिटुमिनस प्रकार कोयला है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं 80% इसकी मात्रा की बात कर रहा हूं, जबकि बिटुमिनस में 60 से 80% कार्बन की मात्रा होती है, जबकि एंथ्रेसाइट में 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। वहीं लिग्नाइट में 40 से 60% कार्बन की मात्रा और पीट में मात्र 20% कार्बन की मात्रा होती है। इसके अलावा भी इनके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिलहाल उसको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर है कि 80% से अधिक कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। तो यहाँ पर अगर 10% से कम कह रहा है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सिर्फ सही जवाब में सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ये आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे कूट क्या कह रहा है, पहला आर्यन या आर्कियन युग, क्या कह सकते हैं इसको, आर्कियन युग से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई, तो ये गलत हो जाएगा। आर्कियन समय वो समय था जब पृथ्वी पर सबसे बाहरी परत, जिसे हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं, इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, उसका निर्माण हो रहा था। तो आर्कियन समय में पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत नहीं बल्कि पृथ्वी पर सतह यानी भूपर्पटी की शुरुआत हुई। जीवन की शुरुआत तो कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। सबसे पहले जैव मंडल का विकास यानी जीवों की शुरुआत अगर बात करें तो कैम्ब्रियन काल से मानी जाती है, आर्कियन समय से नहीं मानी जाती। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि विंध्यन तंत्र में धात्विक खनिज पाई जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। विंध्यन चट्टानों में अधात्विक खनिजें पाई जाती है, धात्विक खनिजें नहीं। धात्विक खनिजें पाई जाती है आर्कियन और धारवाड़ में। तो धात्विक खनिज आर्कियन क्रम की चट्टानों में और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है, लेकिन विंध्यन क्रम की चट्टानों में या विंध्यन तंत्र में धात्विक नहीं बल्कि अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। यह स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा।
तीसरा क्या कह रहे हैं, धारवाड़ चट्टान जो है प्रथम अवसादी निक्षेप है। बिल्कुल, आर्कियन सबसे ठोस चट्टान मानी जाती है, सबसे पहली और सबसे ठोस चट्टान। धारवाड़ जो है वो आर्कियन के अपरदन और निक्षेपण से बनती है, यानी अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया से चट्टानें बनती है। अवसादी चट्टान सबसे पहली अवसादी चट्टान यानी परतदार चट्टानों में सबसे पहली परतदार चट्टान कौन सी थी, धारवाड़। दूसरी परतदार चट्टान होगी कडप्पा और तीसरी परतदार चट्टान होगी विंध्यन। तो ये आपका स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट सही है। और चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि धारवाड़ संरचना अरावली में पाई जाती है। याद रखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला जो भारत और विश्व की सबसे प्राचीन वलित और अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है, उसमें धारवाड़ चट्टान पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि तीसरा और चौथा आपका स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे लाइन की चौड़ाई के आधार पर निम्नलिखित को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। याद रखिएगा, आरोही यानी बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, और अवरोही यानी कि घटते क्रम। अब नाम से समझिएगा, आरोही यानी बढ़ते क्रम में, अवरोही यानी घटते क्रम में, और ये क्या कह रहा है, अवरोही क्रम में जमाइए। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देखिए, मीटर गेज, नैरो गेज और ब्रॉड गेज, ये पहला तीसरा दूसरा हो गया, तो पहले के बाद दूसरा ये यहाँ पे और तीसरा ये, ऐसा रहना चाहिए था। तो मीटर ब्रॉड गेज, सबसे देखिए ब्रॉड गेज की बात करें तो इसमें दो पटरियों के बीच की दूरी, याद रखिएगा, दो पटरियों के बीच की दूरी को बोलते हैं गेज। क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। इन गेज के आधार पे बेसिकली रेल लाइन को चार भागों में बांटा जाता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, लिफ्ट गेज। तो सबसे पहले ब्रॉड गेज की बात करें तो 1.676 मीटर, जहां ब्रॉड गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है, 1.676 मीटर। वहीं पर मीटर गेज में नाम से स्पष्ट है 1 मीटर। नैरो गेज की बात करें 0.762 मीटर, और सबसे आखिरी में होता है लिफ्ट गेज, जहां दो पटरियों के बीच की दूरी 0.610 मीटर होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो चौड़ाई की बात करें तो वो ब्रॉड गेज की होती है। दूसरे नंबर पे मतलब पहला, अब ये क्या बोल रहा है, अवरोही क्रम। मैंने बताया अवरोही मतलब घटते क्रम में, और घटते क्रम में सबसे बड़ा लीजिए, फिर उसके बाद कम, उससे कम, उससे कम। तो सबसे बड़ा जो है वो ब्रॉड गेज है, दो पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर, सबसे ज्यादा पहला दूसरा नंबर। फिर उससे कम होता है मीटर गेज 1 मीटर, और फिर नैरो गेज तीसरा, यानी दूसरा, पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में राजमार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे बात हो रही है राजमार्गों की, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ना। अगर आप यहां पर देखें कि उत्तर में श्रीनगर को, दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ना, यह है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा। तो अगर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें, उत्तर दक्षिण गलियारे की बात करें, तो ये कुछ और नहीं, नेशनल हाईवे 44 है, जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, जिसकी लंबाई 3806 किलोमीटर है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH44 3806 किलोमीटर, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, वही है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, चलिए, तो ये जो स्टेटमेंट है पहला वाला सही है। आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है, पूर्व पश्चिम गलियारे की पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्रमशः गुवाहाटी और गांधीनगर है। पूर्वी और पश्चिमी, ये पूर्वी सीमा गुवाहाटी और पश्चिमी सीमा गांधीनगर कह रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें तो जो पूर्वी पश्चिम गलियारा है, पूर्वी पश्चिम गलियारे की अगर हम बात करें तो पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर से लेकर पूर्व में असम का सिलचर, मैं फिर कह रहा हूं, पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर से लेकर पूर्व में असम के सिलचर तक, ये हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। गुवाहाटी से लेकर गांधीनगर नहीं है। यानी कि ये जो कॉरिडोर है ये नेशनल हाईवे 27 है, जिसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है। याद रखिएगा,
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर नेशनल हाईवे 44 है जिसकी लंबाई 3806 किलोमीटर है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो नेशनल हाईवे 27 है जिसकी लंबाई 3507 किलोमीटर है। और एक बात और, ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती है, तो बता दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के झांसी में। तो ये है आपका, तो ये कहना कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो गुवाहाटी को गांधीनगर से जोड़ता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी कि बात करें उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही जवाब है सिर्फ केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हिमालयी अफवाह तंत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखरचू के निकट हिमनद से होता है, यानी ग्लेशियर से होता है। सिंधु नदी के उद्गम को कई जगह बोखरचू लिखा होता है और कहीं जगह सोनोख्या ग्लेशियर लिखा होता है। बोखरचू, चलिए ठीक है, ये बोखरचू कई किताबों के हिसाब से सही है, तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखरचू के निकट हिमनद से होता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सतलज नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान कहते हैं, ये गलत है। याद रखिएगा, सतलज नदी को तिब्बत में लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है, लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है, यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से होता है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और चौथे स्टेटमेंट की बात करें कि सिंधु नदी को तिब्बत में लांगचेन खम्बाब कहते हैं, तो मैंने अभी कहा कि सतलज नदी को तिब्बत में लांगचेन खम्बाब कहते हैं, न कि सिंधु नदी को। तो सिंधु नदी लिख दिया, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सही स्टेटमेंट की बात करें तो पहला और तीसरा ये आपका सही स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए छोटा सा प्रयास कि इंडियन ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।